Hello everyone, welcome to today's lecture. Chapter number 5, Accounting Equation, Part 4. We are going to begin now. So those who have enrolled recently, they are requested to go through my previous videos to understand the basics and then commence further. So today we are going to do the remaining sums based on the accounting equations which we have done earlier. Now let's begin. So here is the question number 13. Look at to the question carefully. We are going to solve this step by step in its chronology. I will upload the picture of these questions into our group so that it can be helpful for the students to easily locate the question and then solve it. Now let's begin. So I hope you all are aware of this formula. Assets is equal to capital plus liabilities. Liabilities पहले भी लिख सकते हो, it doesn't matter. We are all aware of this format. The first place is for serial number, then the transactions, then the asset column, then there will be the capital and liabilities. We need to verify whether the left hand side and the right hand side are getting equal or not. So let's begin. So question number first is, commence the business. Raghunath commenced business with cash of 50,000. Raghunath commenced the business with cash of 50,000. रघुनाथ ने बिजनेस में कैश को इंट्रोड्यूस किया है 50,000 रुपीज से. सो कैश इज माई एसेट. एसेट मेरे बिजनेस में आया, दैट मीन्स मेरा कैश बढ़ गया, मेरा एसेट बढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे इसे प्लस में लिखा है. बट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर and I am repeating myself again that anything the owner is investing into the business during the commencement will be called capital. So let's verify. 50,000 कैश रघुनाथ बिजनेस में लेके आया है, उससे मेरा कैश बैलेंस बढ़ा, यानी मेरा लेफ्ट हैंड साइड अभी 50,000 से सरप्लस आ रहा है. ऑन टू माई राइट हैंड साइड, this is my capital. So this 50,000 will be represent under the capital head, and here it will be under the cash head. So 50,000 is equal to 50,000. 50,000 is equal to 50,000. My accounting equation is tallied. I hope it's clear. Now number 2, paid into बैंक 10,000. रघुनाथ ने बैंक में 10,000 रुपये पे किए हैं. There is no details given whether he has paid cash from his own or whether he has paid cash from the business. That means if nothing is given, we will take this payment into the bank as cash taken from the business and paid into the bank. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 10,000 रुपये पे किए हैं, इम्प्लाइडली हम मान लेंगे कि इसने बिजनेस में से 10,000 लिए हैं और उसने बिजनेस के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जमा भी कर दिया है. बैंक इज़ ऑल्सो माई एसेट. बैंक मेरी प्रॉपर्टी है. बैंक में जो भी पैसा होगा वो मेरा ही है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द बर्डन फॉर द बिजनेस. दिस बिलोंग्स टू मी. दिस इज़ माई प्रॉपर्टी. तो मेरे यहाँ से जो 10,000 कम हुए हैं,
उसके अगेंस्ट में मेरे 10,000 रुपये बढ़े भी है. सो वन इज़ माइनस 10,000 एंड अनदर इज़ प्लस 10,000. तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो चुका है. सो ज़ीरो ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, ज़ीरो ऑन टू द राइट हैंड साइड, बिकॉज यहाँ पे अभी इक्वलाइज करने के लिए और कुछ बचा है नहीं. जो मेरा 10,000 कैश था वो मेरा बिजनेस से कम हुआ है. उसके अगेंस्ट में मेरा एक नया एसेट क्रिएट हुआ जिसे मैं बोलूँगा बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस. कितने अमाउंट से? द एग्जैक्ट अमाउंट जितना कम हुआ है उतने से ही हुआ है. सो लेट्स वेरीफाई. 40,000 अभी मेरे कैश का बैलेंस है. बैंक में 10,000 है, दैट इज़ 50,000. और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी 50,000 से मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है. नंबर थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000. हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं. गुड्स परचेज किए हैं कुछ कैश पे 20,000 रुपये के, और क्रेडिट यानी उधार पे लिए हमने 30,000 पे. सो गुड्स परचेज किए यानी मेरे बिजनेस में मैंने स्टॉक को इकट्ठा किया है. इट मीन्स आई एम डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग. तो ये जो मेरा गुड्स होगा वो मेरे लिए एक एसेट है. इसको बेच के ही मैं बिजनेस में पैसे कमा सकता हूँ. रेवेन्यू या प्रॉफिट जो भी है मैं कमा पाऊँगा. तो दिस स्टॉक, गुड्स का दूसरा नाम स्टॉक भी होता है, इन्वेंट्री भी बोला जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स. तो ये मेरा स्टॉक, ये मेरा गुड्स. कितने के खरीदे गुड्स? कैश पे 20 और क्रेडिट पे 30,000. दैट मीन्स मैंने इन एंड ऑल 50,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 50,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे. कैश एंड क्रेडिट मिला के मैंने 50,000 का गुड्स खरीदा है. लेकिन यहाँ पे इन्फो दिया है कि 20,000 का गुड्स कैश पे ख़रीदा है. यानी मेरे बिज़नेस में से 40,000 रुपये कैश थे, उसमें से मैंने 20,000 रुपीज़ जो सामान ख़रीदा है उसे पेमेंट कर दिया है. बाकी का जो 30,000 है उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, यानी उसको मैं फ्यूचर डेट पे पेमेंट करूँगा. ये मेरे बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी है. तो दिस लायबिलिटी विल बी कॉल्ड एज क्रेडिटर्स. तो ये जो उधार जिनको मुझे पे करना है उनको मैं बोलूँगा क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स मेरा बढ़ गया, मेरा जिम्मेदारी बढ़ चुकी है उतने रुपीज़ से. यहाँ पे मेरा एसेट 50,000 से बढ़ गया और यहाँ से मेरा एसेट 20,000 रुपये से कम हो गया. नाउ लेट्स वेरीफाई. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल बी वेरीफाइंग. सो दिस 20,000, यानी अभी मेरे पास अभी कितने बचे हैं कैश? 20,000 जो बैलेंस है, 10,000 मेरा बैंक बैलेंस है. नया एसेट जो मैंने गुड्स खरीदा है वो 50,000 है. एक नई जिम्मेदारी बढ़ी मेरे 30,000 रुपीज़ से, और यहाँ पे मेरा कैपिटल है 50,000. दैट इज़ 50 + 3 दैट इज़ 8, एंड हियर 50 + 2 + 1 दैट इज़ 8. तो 80,000 इज इक्वल टू 80,000. नाउ रेंट पेड 500. हमने 500 रुपीज़ का रेंट पे किया है. रेंट पे किया यानी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कहाँ से किया है. दैट मीन्स ये कैश में ही किया होगा, बैंक से या ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. व्हेन नथिंग इन्फो इज़ गिवन or no information about anything is given regarding the payment, whether it is cash or it is done in bank, so at that time remember हमको उस ट्रांजैक्शन को कैश के अंदर ही कंसिडर करना पड़ेगा. सो यहाँ पे रेंट 500 रुपीज़ मैंने पे कर दिया, तो मेरा 500 रुपये से मेरा कैश बैलेंस कम हो चुका है. नाउ if you remember, I told you in the beginning lectures that expense and revenue will be recorded directly into the capital column. ये कैपिटल में से ही होगा. तो यहाँ पे जो 500 रुपये का मेरा एक्सपेंस है वो 500 रुपये
यहाँ से हम कट कर देंगे कैपिटल में से. सो माई बैलेंस विल बी 19,500 रिमेनिंग, नथिंग टू डू विद दिस. तो ये एज इट इज़ बैलेंस आ जाएगा. एंड हियर यहाँ पे 500 रुपये कम हो जाएंगे. तो यहाँ पे 49,500, यहाँ पे 19,500. माई बैलेंस इज गेटिंग कैलिड 79,900, 79,900 हियर एज वेल. ओह सॉरी, नंबर 4 हम सोल गुड्स फॉर कैश जो भूल गए हैं, तो अभी उसे हम जस्टिफाई करें. नथिंग टू वरी अबाउट इट, वी कैन जस्टिफाई इट. सो सोल गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000. 40,000 रुपये, 30,000 रुपये का जो गुड्स था हमने 40,000 रुपये में बेच दिया. डैट मीन्स वो जो गुड्स मेरे 30,000 रुपये के थे, मैंने उसे 40,000 में बेचे हैं. यानी मुझे 30 में पड़े थे, मैंने 40 में बेचे. डैट मीन्स यहाँ पे मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैश है या क्रेडिट है? सो इट इज़ कैश. तो मैंने ये 40,000 रुपये, 30,000 के गुड्स को 40,000 में बेचा, यानी मुझे 40,000 रुपीज़ कैश रिसीव्ड हुआ है. तो फर्स्ट थिंग, कैश रिसीव्ड हुआ है. सेकंड थिंग, ये गुड्स की कॉस्टिंग थी 30,000, तो मेरे पास जो गुड्स थे बिजनेस के अंदर वो 50,000 के थे, लेकिन मैंने 30 के ही गुड्स बेचे हैं 40 में. तो मैं यहाँ पे 30 ही लेस करूँगा, बिकॉज द वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ दिस गुड्स वेर 30,000 एंड नॉट दिस 40. दिस 40 इज़ द अमाउंट रिसीव्ड and this is the goods gone from the business. So this is the cost and this is the amount received. This includes profit. अभी यहाँ पे हम चेक करें तो 30 + 40, एक प्लस है एक माइनस है. यहाँ पे 10,000 रुपीज़ बच रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. This 10,000 will be considered as profit and it will be added to the capital column. So here 10,000 difference, here 10,000, both are equal. Let's verify. So 59,500 plus 10,000 plus 20,000, and here 59,500 plus 39,000 plus 30,000. So the amount is getting tallied. It is equal. Now rent outstanding of rupees 100. रेंट आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये हुआ है कि हमें ये जो रेंट है वो पे करना बाकी है. रेंट आ चुका है लेकिन हमने अभी पे नहीं किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी टुडे इज़ 1 अक्टूबर. तो पिछले महीने का जो रेंट है वो तो ड्यू हो चुका है, यानी वो पूरा महीना 30 को ख़त्म हुआ. तो उस 30 का जो मैं रेंट है मुझे अभी पे करना है. तो ये आउटस्टैंडिंग है, मैंने उसी दिन पे नहीं किया है. अभी आज 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई है, लेकिन अभी पे करना बाकी है. सो ये आउटस्टैंडिंग रेंट ये बता रहा है कि भाई रेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, खर्चा हो चुका है, लेकिन आपने पे नहीं किया है. तो रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 100 रुपीज़ है, तो वो मुझे पे करना है. दैट इज़ माई लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. सो लाइबिलिटीज़ के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपीज़. एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एनी एक्सपेंस और इनकम विल बी रिकॉर्डेड टू कैपिटल. तो इतने से मेरा कैपिटल मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा खर्चा है. अगर ये प्रॉफिट होता तो यहाँ पे ऐड होता, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में किया है. लेकिन यहाँ पे ये 100 रुपीज़ जो है मेरा एक्सपेंस है. सो ये एक्सपेंस हमको कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा. आई नीड टू पे दिस. सो हमने यहाँ पे माइनस किया है. नथिंग ओवर देयर, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी एसेट के साइड पे, बिकॉज दिस इज रिलेटिंग टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स. सो one is plus, another is minus, both are equal, both are 0. So 0 is equal to 0. Clear? After that, परचेज फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट. एक फर्नीचर ख़रीदा है 5,000 रुपीज़ का, वो भी उधार पे. उसका पेमेंट हमने किया नहीं है, हमने उधार पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है.
सो नंबर 7 हमने फर्नीचर की एंट्री की है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर इज द एसेट ऑफ माई बिजनेस, फर्नीचर इज़ द एसेट ऑफ माई बिजनेस। तो यहाँ पे मैंने एक फर्नीचर के कॉलम बना दी, एक नया एसेट क्रिएट हो गया और यहाँ पे उसकी वैल्यू थी 5000। अभी उसकी पेमेंट नहीं की है क्योंकि हमने उसे उधार पे ख़रीदा है, यानी मैंने 5000 रुपये से मेरे क्रेडिटर को बढ़ा दिया, मेरी 5000 रुपये से मेरा बर्डन बढ़ गया। पहले 30,000 पे करना था, अभी इसको भी पे करना है, यानी अभी मुझे बिजनेस में से टोटल 35,000 पे करने होंगे। Let's verify. So if we are verifying, it's 59,500 plus 10,000 plus 20,000 plus 5,000. Here 35 plus 100 and 59,400. Why 400? Because यहाँ से हमने 100 rupees deduct किया है for expense of outstanding rent. Now, bought a refrigerator for personal use. जैसा मैंने बताया था, एनीथिंग, कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा किया गया हो बाय द ओनर तो वो ड्राइंग कहलाएगा। ड्राइंग कैन बी डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। सो यहाँ पे एक परचेज़ किया है 5000 रुपये का एक रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कैश है या क्रेडिट है या बैंक से पे किया है, नथिंग। तो हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये कैश पेमेंट हुआ है, तो कैश पेमेंट हुआ है, इसे इस तरह से कंसिडर करना है। और ये ड्राइंग कहलाएगा, तो ड्राइंग से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। गेटिंग इट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। एक मोटरसाइकिल खरीदी है, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ नहीं कहा है, यानी हम ऐसा मान के चले कि ये मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए ही खरीदी है। कैश से खरीदी है, यानी मेरा कैश 20,000 से कम हो जाएगा। सो माई कैश विल बी रिड्यूस बाई 20,000। मोटरसाइकिल इज़ अ न्यू एसेट, तो यहाँ पे मैं एक नई एसेट का नाम लिखूँगा, दैट इज़ कॉल्ड मोटरसाइकिल, और उसकी एंट्री यहाँ पे एसेट के साइड हो जाएगी 20,000 प्लस इसे हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे माइनस, कैश कम हुआ, एक मेरा एसेट कम हुआ कैश, और एक एसेट मोटरसाइकिल मेरा बढ़ गया। सो बोथ विल बी ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। देयर इज द आंसर ओवर हियर, so you can verify it, and then we will be moving to question number 14. Question number 14, let's start. So question number 1, started business with cash 50,000 and goods 30,000. सो यहाँ पे हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, कैश जो है 50,000 का और जो गुड्स है वो 30,000 का। सो एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, बाय द ओनर और द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। सो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कैश कितना है, तो वो है 50,000 रुपीज़ कैश। अलॉन्ग विद दैट कैश देयर इज गुड्स, यानी ये हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक कितने का, तो वो है 30,000, एंड this 30,000 will be considered as capital. Clear? So tally simple ही है, 50 plus 30 is equal to 80,000. That is left hand and the right hand are adjusted, they are equal. Now purchase goods on cash 30 and on credit
20,000, तो गुड्स को परचेज किया है। कितने का कैश और क्रेडिट मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000। तो हमने एक नया 50,000 का गुड्स खरीदा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स की एंट्री कर देते हैं। 50,000 का गुड्स है, कितने, तो कैश यहाँ पे मैंने 30,000 पे किया है, बाकी का 20,000 मैंने पे नहीं किया है। दैट मीन्स मेरी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है यहाँ पे, जिसे मैं बोलूँगा क्रेडिटर्स फॉर द अमाउंट 20,000। ये पेमेंट मुझे करना है, नया मेरा बर्डन बढ़ चुका है तो मैंने प्लस किया है। सो 50 में से 30, that is 20 over here. My total goods are 80,000. यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, so this 20,000 will be for that creditors, and here that is 80,000. So 80 plus 20, 80 plus 100 is 1, that is equalized now. Moving to number 3, goods costing 40,000 sold for 55,000. सोल्ड फॉर 55,000 कहाँ है यहाँ पर, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैश है क्रेडिट है, सो हम इसको कैश ही कंसिडर करेंगे। तो 40,000 का गुड्स 55,000 में सोल्ड आउट कर दिया, यानी उतना कैश कंपनी में आया, उतना एसेट कंपनी का इंक्रीज हो चुका है। सो 55,000 प्लस 20,000 that is equal to 75,000। कितने का गुड्स सोल्ड आउट किया है, तो 40,000 का गुड्स 55,000 में बेच दिया है, तो यहाँ पे कितना बचा गुड्स 40,000 का। नाउ 40 का गुड्स 55 में बेचा है, यानी ये हमारा था कॉस्टिंग, उसको 55 में बेचा है, दैट इज़ 15,000 प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 40 की कॉस्टिंग थी, 55 में बेचा है, तो 15,000 इज़ माई प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट विल बी एडेड टू, you are aware about it now, exactly, it will be added to capital. So 55 minus 40, that is 15, and here it is 15. So accounting equation को टैली करते हैं एंड चेक करते हैं। 95 plus 20, that is 115, and 75 plus 40, that is 7, 8, 9, 10, 11, that is 115. Accounting equation is equal. Now cash withdrew for personal use. कैश को विड्रॉन किया है, 10,000 रुपये का कैश कंपनी से कम हो गया है, दैट मीन्स अभी मेरा कैश बैलेंस 65 ही है, मेरा एक एसेट कम हो गया है यहाँ पे। नथिंग ओवर हियर, नथिंग ओवर हियर, लेकिन कैश विड्रॉ किया है, दैट मीन्स मेरा कैपिटल 10,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा। सो 65 प्लस 40 is equal to 20,000 plus 85,000, 105, 105. आउटस्टैंडिंग रेंट पे किया है 2,000 रुपीज़, सो रेंट आउटस्टैंडिंग है, पे कर दिया है,
या नहीं किया है, ओके, पेमेंट की कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिखे रेंट इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर 2000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट की वजह से यहाँ पे मेरा एक नई लाइबिलिटीज क्रिएट होगी जिसको मैं बोलूँगा आउटस्टैंडिंग रेंट। दिस आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी एडेड ओवर हियर 2000 and obviously it will be deducted from capital because it is an expense. So final balance will be 83,000. Now, as you can see, here there are two lines parallel to each other. So always remember, जब भी हम कभी भी कोई सम्स को ख़त्म करेंगे, यानी वो जब सम्स का द एंड होगा, so you have to draw these two parallel lines. ये इस तरह से दोनों लाइन को ड्रॉ करना है. It indicates that this question is no more in use now. अभी इसके आगे इसका कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है. सो एग्जैक्टली हमारा 5th ट्रांजैक्शन पे ख़त्म हो चुका था, हमने यहाँ पे उसे वाइंड अप कर दिया है. नाउ यू कैन वेरीफाई द आंसर फ्रॉम द PDF or from here. Now quickly move to question number 15. These are the details of the question over here. Now let's start. So question number 15, number 1, Dr. Mahapatra commenced the business with cash 50,000 and by check 1 lakh, goods 60,000, machinery 1 lakh and furniture 50,000. ओके, तो यहाँ पे उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसमें सिर्फ कैश और बैंक ही नहीं बल्कि स्टॉक, मशीनरी एंड फर्नीचर भी ऐड किया है. सो हम उसे यहाँ पे लिखेंगे लाइक दिस, क्योंकि ये सारे के सारे आइटम्स जो होगी वो कैपिटल कहलाएगी. सो रिमेंबर दैट ये सारा का सारा जो भी होगा वो टोटल हम डायरेक्टली एज इट इज़ उसे कैपिटल में लिख देंगे. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो ये इस तरह से कुछ शो करेगा. कैश 50,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 60,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000. इन सभी का टोटल मिला के जो मैंने इन्वेस्ट किया है एज ए कैपिटल इन द बिजनेस, दैट इज 3,60,000. नाउ number 2 is little bit complicated, so I will be explaining it as a calculation part on a separate page. So ध्यान से उसे देखना है. Okay, 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost. ये जो above goods है उसमें से 1/3 of the goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash. Okay, so in our business, $60,000 का अपना स्टॉक है. गेटिंग, इस 60,000 के स्टॉक को यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. तो पहले तो मुझे इसका 1/3 निकालना पड़ेगा. सो
1/3, that is 20,000। ये इतना अपना 1/3 है। डोंट ask me about how did I solve this. It's very basic, it's very simple, it's basic mathematics. So हमने उसी तरह से सॉल्व किया है। तो यानी 20,000 का गुड्स जो था, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया है 20,000 का गुड्स was sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash. Okay. That means हमारा जो ये गुड्स है, ये जो 20,000 का गुड्स है, सपोज कोई एक चीज़ की कॉस्ट, सपोज इस पेन की बात करते हैं, इस पेन की कॉस्ट आज मुझे 100 रुपीज़ पड़ी है। ओके, आई एम सेलिंग इट एट कॉस्ट प्लस 10% ऑफ प्रॉफिट। यानी यहाँ पे लिखा प्रॉफिट जो है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। यहाँ पे यूज़ किया है द वर्ड कॉस्ट। सपोज़ ये पेन जो मैंने 100 रुपीज़ की मेरी कॉस्टिंग आई है इसको प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसके ऊपर इस प्रोडक्शन कॉस्ट पे मैं 10% कमा रहा हूँ, यानी 10% प्रॉफिट ऑन दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो मैं आज इस पेन को 110 रुपीज़ में बेचूँगा। आर यू गेटिंग दिस? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस पेन की 100 रुपीज़, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10% जो प्रॉफिट कमाना है वो उसके कॉस्ट पे कमाना है, यानी आई एम अर्निंग द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 10% ऑन कॉस्ट। तो ये मेरा कॉस्ट आया, अभी मैं इस पर 10% जब कमाऊँगा तो मेरा टोटल सेलिंग प्राइस, अभी ये क्या आ गया, दिस इज़ कॉस्ट, दिस इज़ प्रॉफिट, यानी ऑब्वियसली दिस विल बी माई सेलिंग प्राइस। तो ये मेरा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे भी वही किया है कि इस कॉस्ट पे बोल रहे हैं कि 10% प्रॉफिट चढ़ा के बेचा है, यानी क्या होगा, 20,000 का मेरा सामान आज 22,000 में गया होगा, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आधा कैश में आया है, आधा क्रेडिट हुआ है, यानी 11,000 जो है मेरा कैश आ चुका है, 11,000 मेरा क्रेडिट है, यानी अभी उसके पैसे मुझे मिले नहीं हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने का गुड्स था हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो मेरा गुड्स था 20,000 का गुड्स, कितने में बेचा, 22,000 में, उसमें से 11,000 रुपीज़ तो मुझे रिसीव हो चुके हैं, लेकिन इस 11,000 का रिसीव सेटलमेंट नहीं हुआ। तो ये 11,000 मेरे लिए क्या होगा आज, डेटर्स, दिस इज़ माई एसेट। तो यहाँ पे हम एक नया एसेट क्रिएट करेंगे, दैट एसेट विल बी नोन एज डेटर्स। डेटर्स की हम एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा डेटर्स 11,000 रुपये से बढ़ गया, यानी इस डेटर्स के पास मेरे को अभी पैसे लेने
बाकी है। दिस इज़ माई एसेट, मुझे मिलने बाकी है, मिलने वाला है भाई लेकिन अभी मिला नहीं है। सो यहाँ पे हमने ये मेरा एसेट क्रिएट हो गया। सो हियर दैट इज़ 20,000। ओके, लेकिन यहाँ पे 22,000 हुआ। मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन 2,000 रुपये से टैली नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज़ दैट 2,000? दिस इज़ द 2,000। तो ये जो मेरा 2,000 था वो मेरा क्या था? प्रॉफिट था। प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल। सो 362। हम अकाउंटिंग इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। ये 11,000, ये 50,000, मेरा मशीन 1,40,000 अभी मेरा बचा हुआ स्टॉक, बैंक में 1,00,000, और यहाँ पे मेरा कैश हो गया 61,000, all of which will be equal to 3,62,000. You can calculate it and verify it. Now, number 3. नंबर 3 में लिखा है depreciation on machinery provided at 10%. ओके, depreciation क्या होता है? तो हम यहाँ से जानते हैं कि देखो, आज मेरे पास एक मशीनरी है जो मैंने बिजनेस में ख़रीदी हुई है। अभी मैं उसको पूरे साल कुछ यूज़ करूँगा तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। उसकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। कोई भी मशीन है तो वो एज़ इट इज़ हमेशा की तरह मेंटेनेंस फ्री नहीं चलने वाले, वो कुछ ना कुछ रिपेयर के खर्चे कुछ ना कुछ मांगेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, वो मशीन को मुझे उस डेट पे बदलना ही पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन वही होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज़, ताकि वो जब पॉइंट आए तो उससे पहले हम हमारे बिजनेस के अंदर एक नए एसेट खरीदने की एक प्रोविज़न कर रहे हैं। एवरी ईयर हम उसको उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ से डिवाइड करके उतने पैसे एक साइड पे कर देंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि मशीनरी को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है कितने से? तो 10% से। तो हम यहाँ पे 10% से मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे तो 1,00,000 के 10% यानी 10,000 रुपये आएंगे। सो फॉर नेक्स्ट ईयर अभी ये मेरे मशीनरी की वैल्यू 90,000 होगी। अभी नेक्स्ट ईयर फिर से यहाँ पे 10% गिनेंगे तो ये 9,000 फिर से माइनस होगा, एंड सो ऑन। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो हमारा जो मशीनरी है वो है यहाँ पे, उस पे हमने डेप्रिसिएशन 10% प्रोवाइड कर दिया है। यानी मेरे मशीनरी की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी? 90,000। ये डेप्रिसिएशन मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है तो मैं इसे कैपिटल में से रिड्यूस कर दूंगा। अगेन 61, 1,00,000, 40,000, 90,000, 50,000, 11,000, nothing, 352,000. So my accounting equation is tallied and verified. Now आगे लिखा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। वेरी सिंपल, 10,000 रुपये का एक कैश विड्रॉ कर रहा है ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जिससे मेरा कैश वैल्यू कम हो जाएगा, मेरा एक एसेट कम हो जाएगा। तो मेरा कैश उतने से कम, उतने से ही मेरा कैपिटल भी कम, बिकॉज दिस इज ड्राइंग। अगेन वेरीफाई करेंगे हम।
10,000 इज 0, यानी अपना आंसर सही है। ओके, नंबर 5 कहाँ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is charged at 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, यानी कितना ड्राइंग किया था हमने 10,000 पे। सो ऑलवेज रिमेंबर डेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस अगर आज अपने ओनर को पैसे दे रहा है, यानी एक तरह से बिजनेस अपने ओनर को लोन दे रहा है, तो ये 10,500 पे बिजनेस अपने ओनर के पास से 5% इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। यानी अभी बिजनेस क्या करेगा, जो ओनर को 10,000 रुपीज़ दिए थे उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी चार्ज करने के बाद बिजनेस अपने ओनर के पास से 10,000 के बदले 10,500 रुपये लेगा। वाई? बिकॉज दिस इज़ द इनकम ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस ने उधार दी है, बिजनेस ने यहाँ पे कोई सेवा भावी काम करने के लिए स्टार्ट नहीं किया है, ओनर लेके गया है, यानी ओनर को फ्री में नहीं दिया है। ओनर को इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ओनर इसको 500 रुपये पे करेगा। बट द ट्विस्ट, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, पर ये ओनर के लिए एक एक्सपेंस भी है। Because business and owner, though they are different entity, but at the end of the day they are one and the same person. So different entity होने के बावजूद बिजनेस को फ़ायदा हुआ 500 रुपये का, लेकिन ये 500 रुपये कौन पे करेगा? ओनर। सो ओनर के लिए ये हो गया लॉस। सो एक तरह से फ़ायदा हुआ बिजनेस को, लेकिन दूसरी तरह से ओनर को लॉस हुआ। सो इट विल बी हैविंग अ नील इफेक्ट ओवर हियर। सो 500 प्लस 500 माइनस दैट इज 0। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। 342 अगेन नथिंग, यहाँ पे 11, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 90,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे आ गया अपना बैंक बैलेंस 1,00,000, और यहाँ पे 51,000। Now in number 6, goods sold to Gupta for 10,000 and receive a bill receivable for the same amount for 3 months. Okay, that is quite a good question. गुप्ता को हमने 10,000 का सामान सोल्ड किया है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मेरा 10,000 का स्टॉक कम कर दिया क्योंकि मैंने इसको बेच दिया है। लेकिन गुप्ता से हमें पैसे नहीं मिले हैं, बल्कि उसकी जगह हमको एक बिल मिला है। ओके, अभी यहाँ पे याद रखना, बिल रिसीवेबल इज़ द एसेट। ये एक एसेट होगा, उसमें लिखा होगा कि 3 महीने के बाद मुझे गुप्ता के पास से पेमेंट लेना है। उसके नीचे गुप्ता की सिग्नेचर की होगी, और गुप्ता ये गारंटी ले रहा है कि 3 महीने बाद ये पैसे मुझे देगा ही देगा। सो इट इज़ लाइक अ चेक मोर एंड लेस। तो याद रखना, बिल्स रिसीवेबल इज़ द एसेट। तो यहाँ पे एक एसेट और बढ़ गया, जिसको मैं बोलूँगा बिल्स रिसीवेबल। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बिकॉज आई एम रनिंग लो ऑन स्पेस। सो यहाँ पे मेरा 10,000 कम, यहाँ पे मेरा 10,000 ज़्यादा, दिस इज इक्वल। तो अभी इसको मैं नीचे नहीं लेके आ रहा हूँ। I hope you will understand that. Last, receive 10,000 from Gupta against the bills receivable on its maturity. Okay, हमने गुप्ता को गुड्स सोल्ड किया था, तो उसने हमें 10,000 का 3 महीने के बाद पेमेंट करने का वादा किया था, और एक बिल पे साइन करके दे दिया था। अभी समझ लो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन में बोल रहे कि हमने गुप्ता के पास से 10,000 रिसीव कर लिए है, यानी
यानी क्या हुआ कि हमें यहाँ पे 10,000 रुपीज़ रिसीव हो गए, लेकिन जो मेरा बिल था तो ये भी मैंने एसेट बताया था, लेकिन अभी उस एसेट के अगेंस्ट में तो मुझे एक और एसेट मिल गया, यानी बिल के अगेंस्ट में उसने आज मुझे पैसे पेमेंट कर दी है। तो मैं अभी तो मेरी बुक में से ऑब्वियसली मुझे इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट अगर मैं रखूँगा और ये भी रखूँगा तो मेरे तो दोनों एसेट बढ़ जाएगी, यानी 20,000 लेने हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिल अगर एक एसेट है, अगर आज मैं बैंक में एक चेक लेके जा रहा हूँ और उसे मैं भर रहा हूँ, बिजनेस में से अगर मैंने एक चेक इश्यू किया है अपने आप को पेमेंट करने की, दैट इज़ ड्राइंग, तो मेरे बिजनेस में से वो पैसे कम हो गए और मुझे कैश में मिलेंगे, राइट। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता बिजनेस में से भी कम हुए, तो वो तो मेरा एसेट है और जो मुझे रिसीव है वो भी मेरा एसेट है, बट यहाँ पर तो ड्राइंग भी मैंने किया है तो उतना मेरा कैश कम हो जाएगा। तो ये मेरा बिल्स जो एसेट था वो अभी मुझे रिसीव हो चुका है कैश के फॉर्म में। तो अभी बाय द लॉ आई हैव टू एलिमिनेट दिस इफेक्ट। अभी इसको अगर हम टोटल करें तो दिस 10,000 एंड दिस 10,000 इज इक्वल, ओके। सो यहाँ पे हम अगर फाइनल आंसर देखें तो ये आ जाएगा 61,000, 1,00,000 रुपये, 40,000 रुपये, 90,000 रुपीज़ फॉर द मशीन, 50,000 फॉर फर्नीचर, 11,000 फॉर द डेटर्स। ये तो नील हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे मेरा 342। सो एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा कुछ फाइनल आंसर्स दिखाई देगा यहाँ पे। सो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 and 17 you have to do by your own. This is your homework. Don't go with the answer first. Try to solve this with your own, with all honesty. क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, you will be stuck there. So I want you to practice this, guys. So till then, until the next sums or until the next equations, have a nice day. Goodbye and take care.